हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज चल रहा है, जिसमें 3-4 पेपर के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं उसको हम शामिल करते हैं। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, है ना, दैनिक भास्कर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से फैक्ट निकल जाते हैं और मेंस के दृष्टिकोण से अवधारणात्मक समझ डेवलप हो जाती है। इसलिए जो है इस सीरीज को देखिए। बीपीएससी का अगर सिविल सेवा का परीक्षा देना चाहते हैं, खास करके पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो वो बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, ये है 12 जून का। कल वीडियो नहीं बना पाए थे, तो कल का ये आर्टिकल है। लगभग 2-3 पेपर का ये आर्टिकल है। लगभग 8 से 10 आर्टिकल होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो देखिए, पहला है, ये हिंदुस्तान का खबर है। 2050 के बाद घटने लगेगा नदियों का पानी। ये दावा किया जा रहा है। जो है आईआईटी इंदौर के जो प्रोफेसर हैं, वो अपना रिसर्च में जो है ये कहे हैं कि आईआईटी इंदौर का ये शोध है, रिसर्च है, सदी के अंत तक कई ग्लेशियरों में पिघलने के लिए बर्फ नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि उनका कहना है कि जो सदी के अंत तक, मतलब 2050 के बाद जो है 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है सारा ग्लेशियर का जो है पिघल चुका होगा और उसके बाद फिर नदियाँ समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सारे ग्लेशियरों से ही जो है जो निरंतर नदियाँ बहती है, ग्लेशियर से ही निकलती है। ग्लेशियर रहेगा ही नहीं तो फिर नदियाँ कहाँ से निकलेगी, और नदी नहीं रहेगी तो फिर जीवन धारा कैसे चलेगा, तो है ना, जीवन ही संकट में आ जाएगा। तो यही चीज़ इनमें कहा गया। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खतरा ग्लेशियरों पर मंडरा रहा है, और ये ग्लेशियर पर मंडरा जलवायु परिवर्तन से ही तो उष्मा बढ़ रहा है, और जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जिसके कारण इतनी सारी जो है क्लाइमेटिकल घटनाएं घट रही है। तो 2050 के बाद ग्लेशियरों पिघलने से नदियां को मिलने वाला पानी घट सकता है। इसका मतलब है कि उस समय तक ग्लेशियर पिघल चुका होगा, जिससे सीधे तौर पर इन नदियों पर निर्भर अब 1 अरब से ज़्यादा आबादी पर असर पड़ेगा, है ना। शीर्ष में चिंता जताई गई है कि यदि ठोस प्रयास नहीं हुए तो सदी के अंत तक यह गंभीर हो सकती है। खतरा भारत समेत उन सभी देशों के समक्ष पैदा हो रहा है ना। भारत तो हो ही रहा है, बाकी उन सभी देशों के साथ समक्ष पैदा हो रहा है ये खतरा, जो कि ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों के पानी पर निर्भर है। भारत भी निर्भर है और बहुत सारे देश निर्भर है, नदियों पर ही निर्भर है। उनकी जीवन धारा निर्भर है। अर्थव्यवस्था का भी रीढ़ कह सकते हैं, नदी ही है ना। तो यही चीज़ है। आईआईटी इंदौर के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आजम एवं उनके सहयोगियों के द्वारा जो है ये शोध पत्र लिखा गया। ग्लेशियो हाइड्रोलॉजी इन हिमालय काराकोरम साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। ये जर्नल का नाम है, प्रकाशित हुआ इनका शोध, उसी में ये दावा किया गया। ठीक है। तो इनका कहना है कि ब्लैक कार्बन तथा अन्य कारणों से के चलते ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है। मतलब ब्लैक कार्बन बढ़ रहा है वायुमंडल में, जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये कारण है। और इन्होंने एक बात और कही कि चमोली के ग्लेशियर में जो झील से हादसा नहीं हुई थी, चमोली की घटना हुई थी, उत्तराखंड में चमोली है, वहाँ एक ग्लेशियर है, चमोली ग्लेशियर। फरवरी के महीने में ग्लेशियर टूट गया था। तो उसमें इनका कहना है कि अध्ययन के मुख्य इसमें कहना है कि डेन सुगर ने कहा, इस अध्ययन के चमोली वाला घटना के अध्ययन करने वाले, उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को हुआ हादसा ग्लेशियर में झील बनने की वजह से नहीं बल्कि भूस्खलन के कारण हुआ था, है ना। वहाँ पर ये पहले कहा गया था कि जो है ग्लेशियर टूट करके वहाँ पानी पिघला, झील बना, जिस कारण प्रेशर बना और फिर घटनाएं घटी थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इनका अभी दावा है कि नहीं, वहाँ ऐसे नहीं हुआ था, भूस्खलन हुआ था। खैर, वो तो ये चीज़ था, तो ये काम का चीज़ था। अगला देखिए, बिहार से रिलेटेड है, ये भी हिंदुस्तान का खबर है। विजेंद्र यादव भी बने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर इस पर हम लोग आगे आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना था 1956 में, और उसके तहत जो है राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और फिर राज्यों के गठन के साथ साथ जो है उसी अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद का भी गठन हुआ था। क्षेत्रीय परिषद मतलब 5: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो उसमें से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सारे राज्य आते हैं। तो इनमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और अन्य मंत्री भी सदस्य होते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं वो सब बारी बारी से, जो राज्य इस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होता है, उनके मुख्यमंत्री बारी बारी से, है ना, साइकिल फॉर्म में, एक बार ये तो एक बार वो, तो एक बार वो मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री तो एक बार उस राज्य के मुख्यमंत्री, इस तरह से बनते हैं। तो उसी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है सदस्य के तौर पर इनको विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं,
उनको बनाया गया है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और अपना बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी ऑलरेडी इसमें सदस्य हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के अलावा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार के सदस्य नामित किए गए हैं, ठीक है। ये गृह विभाग ने जारी की है अधिसूचना। गृह विभाग मतलब केंद्रीय गृह विभाग का सूचना है ये, है ना। क्षेत्रीय परिषद केंद्रीय गृह विभाग के अंतर्गत, क्योंकि उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय ही करता है। पूरी सभी क्षेत्रीय परिषद का अगर मान लीजिए मीटिंग होना होगा तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। सभी तो 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। और इसमें जो अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को अतिरिक्त सलाहकार बनाया गया है। तारकेश्वर प्रसाद के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार के लिए सदस्य के रूप में अब ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद का नाम भी नामित हो गया। वहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को अतिरिक्त सलाहकार भी बनाया गया, ठीक। ये मेन काम था वो जानना कि बिहार के कौन लोग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सदस्य हैं। मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, है ना, बारी बारी से अध्यक्ष भी बनते हैं। तो अगला देखिए, अगला आर्टिकल है सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ा। सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ा, मार्च तिमाही नतीजे से मिली जानकारी, लगातार दूसरे माह ऑटो डेबिट में डिफॉल्ट। ये आरबीआई का रिपोर्ट होता है, ये समय समय पर जो है वो आकलन करती रहती है। आरबीआई अपना जो है हर 2 महीना पर अपना जो है इस तरह का जो है आकलन आंकड़ा वगैरह प्रकाशित करती रहती है और रिव्यू वगैरह करती रहती है, समीक्षा करती रहती है आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा समीक्षा में कहा गया कि सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ गया। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। मतलब मान लीजिए बैंक आपको कोई लोन दी और आप डिफॉल्टर घोषित हो गए, अब उस लोन को चुकाने में ना ही ब्याज दे पा रहे हैं और ना ही लोन को चुका पा रहे हैं, और कुछ दिनों तक इसी स्थिति में रहे तो आप जो है बैंक आपको पैसा दिए, वो पैसा बैंक का लॉस में हो चला गया, डूब गया। मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो बैंक को कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो पैसा फिर वापस बैंक में आएगा। तो ऐसी संपत्ति को हम कहते हैं एनपीए। जिसकी उम्मीद रहती है वो एनपीए में नहीं आता है कि हाँ आ जाएगा पैसा रिटर्न। जिस पैसे के बारे में उम्मीद ही नहीं खत्म हो जाए, कुछ दिनों के बाद डिफॉल्टर जो है, जो भी लेने वाले लोग हैं, लोन लेने वाले, वो वापस करे ही नहीं और करने की उम्मीद भी ना हो, तो उसको हम एनपीए कहते हैं। तो एनपीए जो है सरकारी बैंकों का एनपीए ज़्यादा माना जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि निजी बैंकों का भी डिफॉल्टर सामने आने लगे। तो 20 बैंकों के तिमाही परिणाम के आधार पर आकलन हुआ। तिमाही परिणाम मतलब 3 महीने के परफॉर्मेंस को देखा गया, जो है उसके आधार पर देखा गया 29 बैंकों के तिमाही परिणाम। 10% से कम रही कर्ज वृद्धि की रफ्तार। पिछले के दौरान इस बार जो है 10% कम रही जो है कर्ज वृद्धि, कर्ज नहीं के बराबर हुआ। 70% पर पहुंचा निजी बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो। ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशियो के आधार पर ही ये आकलन होता है कि क्या एनपीए है। ठीक है, निजी बैंकों में भी डिफॉल्टर के मामले बढ़े हैं, क्योंकि निजी बैंक में डिफॉल्टर इसलिए बढ़ गए कि वो लोन लेकर के कार वगैरह लेते हैं, जो भी वस्तु लेते हैं ईएमआई पर। तो वो कोविड-19 को लेकर के वो ईएमआई भी नहीं चुका पा रहे हैं, और वो तो ये स्थिति हो गई है कि अब लोन भी जो है वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये एनपीए बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहे हैं मामले? तो कोरोना पहली लहर में छटनी और कटौती, मतलब छटनी हुआ, नौकरी से लोग हाथ धो बैठे। ठीक है, यही तरह लॉकडाउन लगाना पड़ा, बहुत सारा जो है बेरोजगार हो गए लोग, तो छटनी शुरू हो गई, नौकरी छूटने की वजह से लोग ईएमआई देने से असफल हो गए। यही सब चीज़ है इसमें है। आम उपभोक्ता को छोटी कंपनियों से ज़्यादा चूक है ना। इस तरह से ये थी एनपीए। मेन चीज़ इसमें हमको एनपीए समझना था, एक टर्म है एनपीए, इसलिए बाकी इस तरह का जो है आता रहेगा आपको। एनपीए समझ गए। 80% पर पहुंचा सरकारी बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब देखिए 70% पहुंचा प्राइवेट बैंकों का प्रोविजन रेशियो। ठीक है, ये है। अगला देखिए, ये अंतरिक्ष से संबंधित न्यूज है। गैनीमीड तक पहुंचा जूनो स्पेसक्राफ्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगा। तो गैनीमीड एक जो है ना उपग्रह कह सकते हैं और रिसर्च करने वाला उपग्रह कह सकते हैं, बृहस्पति की खोज करने वाला है ना, रिसर्च अभियान है। तो गैनीमीड तक पहुंचा जूनो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था नासा के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष यान जूनो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमीड, चंद्रमा मतलब होता उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड के निकट से गुजरा। तो बृहस्पति का खोजने गया है, तो गैनीमीड तक पहुंच गया, इसका मतलब बृहस्पति तक के करीब पहुंच चुका है, गुजरा, और वहां की रोचक तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, इन द सेंस सबसे बड़ा उपग्रह है।
किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। अब सोच सकते हैं बुध ग्रह है, लेकिन ये गैनेमिड जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और जिसकी आकार बुध से भी बड़ा है, मतलब ग्रह से भी बड़ा है ना। यह बृहस्पति के 79 चंद्रमा, मतलब 79 उपग्रह, बृहस्पति को 79 उपग्रह है, जिसमें से एक है गैनेमिड और सबसे बड़ा है। ठीक है, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की गिनती में भी ये गैनेमिड आता है। नासा जूनो का 7 जून 2021 की पहली 2 फोटो जुपिटर बृहस्पति के विशाल चंद्रमा गैनेमिड, चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है, तो विशाल उपग्रह गैनेमिड की फ्लाई बाय से हासिल हुई है ना। इसका द्रव्यमान भी सौर मंडल के सारे चंद्रमाओं से सबसे ज़्यादा है। मतलब ये जो गैनेमिड का द्रव्यमान है वो सौर मंडल में जितने भी उपग्रह है सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ा है तो जान ही रहे। ठीक, ये अगला देखिए, अगला आर्टिकल है, चीन ने चार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और मंगल की धूल पर चट्टानी सतह पर चीनी रोवर उतर चुका है। इसका भी नज़ारा दिखाया उन्होंने। चीन ने जो है शुक्रवार को 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षाओं में भेज दिया, जिनका उपयोग पारिस्थितिक पर्यावरण निगरानी है ना, इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट पर निगरानी रखने के लिए जो है उपग्रह भेजा है। क्षुद्रग्रह संसाधन अन्वेषण, मतलब जो क्षुद्र ग्रह है, जो रिसोर्स है क्षुद्र ग्रह पे, उसको खोज करने के लिए भेजा है। दूसरा, आपदा रोकथाम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो है उसकी उपयोगिता होगी, उस तरह का उपग्रह भेजा है, आदि के लिए भेजा है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ वहाँ का सरकारी समाचार एजेंसी है। ठीक है, तो की खबर के अनुसार उपग्रहों को उत्तरी सांक्सी प्रांत से जो है प्रक्षेपण किया गया। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इसको भेजा गया। ये देखिए, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से भेजा गया। ठीक, ये है। और चीन स्पेस सेट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित बीजिंग 3 उपग्रह एक वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, इसको भी भेजा गया। ठीक, चीन ने 3 जून को मौसम संबंधी उपग्रह को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। तो ये है 4 उपग्रह तो भेज दिया, और साथ ही साथ देखिए जुलाई महीने में जो है मंगल ग्रह पर भी जो है ना तियानवेन को भेजा था, रोवर भेजा था 6 चक्का वाला मंगल ग्रह पर। तो वो जो कि फरवरी 2021 में पहुंच चुका था। तो अब देखिए उसका नज़ारा क्या है। तो मंगल की धूल भरी चट्टानी सतह पर चीनी रोवर, वो जो चीनी रोवर भेजा गया था जो कि फरवरी 2021 में वहाँ मंगल पर पहुंच चुका है। तो मंगल ग्रह की धूल भरी चट्टानी सतह और चीन की राष्ट्रीय झंडा लगा, इसमें राष्ट्रीय झंडा चीन का लगा हुआ है, रोवर लैंडर नजर आ रहा है। ये रोवर लैंडर नजर आ रहा है, ये जिनमें झुरोंग रोवर का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। ठीक है, रोवर का नाम है झुरोंग। ठीक है, पिछले महीने मंगल की सतह पर रोवर के साथ तियानवेन 1 अंतरिक्ष यान के सहारे इस रोवर को भेजा गया था। हम लोग पढ़े थे ना तियानवेन 1 अंतरिक्ष यान, करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण वाला में पढ़ा है। ठीक है, कि 3 देश भेजा था। कौन कौन भेजा था? ये UAE, चीन और अमेरिका। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। 6 पहियों वाला ये रोवर है, स्थान सर्वेक्षण कर रहा है ना, उस स्थान का सर्वेक्षण कर रहा है जिसे यूटोपिया प्लानेशिया कहा जाता है। मंगल पर है, यूटोपिया प्लानेशिया कहा जाता है। चलिए, ये था आपका चीन से संबंधित अंतरिक्ष समाचार। अब अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, ये दैनिक जागरण का है। संयुक्त राष्ट्र में कट गया है, हम पढ़ के सुना देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में PM मोदी का अगले हफ्ते संबोधन होगा, पर्यावरण पर होगी बातचीत। अब ये जो अगले हफ्ते होने वाला है, ये वर्चुअल तरीके से अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी। और ये जो मीटिंग होने वाला संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो ये पर्यावरण और से संबंधित है ना होगी, तो इसमें क्या है, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यह आयोजन होगी। जमीन जो पूरे दुनिया में बंजर बनता जा रहा है, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जमीन का उपजाऊपन कम हो जाना और वो बंजर बनते जाना। तो भूमि का क्षरण होना, भूमि का खराब होना, भूमि का सूखा होना, ये सब। तो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण और सूखे पर आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन जो है ये यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मोदी अगले हफ्ते मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में संबोधित करेंगे। ठीक है, इस समस्या से निपटना और भूमि का उपजाऊपन या उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को सहमति बनाना है।
सभी देशों के साथ सहमति बनाया जाएगा कि आखिर क्या किया जाए। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय की तरफ से जारी एक मीडिया एडवाइजरी में अनुसार मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए क्या करने का कहा गया है। तो बैठक हो जाएगा तो उसमें भी इस तरह की बातें फिर से आएगी, ये चीज़ है। तो इस तरह से उसमें कहा गया है कि राष्ट्र के सम्मेलन के तहत सभी पक्षों के सभा के 14वें सत्र के अध्यक्ष पीएम मोदी 14 जून की सुबह यूएनसीडीसी के समर्थन में महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन वेजाकिर की तरफ से बुलाई गई है। ठीक है, मोदी ने किया था 14वें सत्र का उद्घाटन। इस तरह से मेन जो जानकारी है वो देखिए। फिर से ये जो होगा तो ये संबोधन हो जाएगा, ये मीटिंग हो जाएगा तो फिर से न्यूज में आ ही जाएगा, है ना। दुनिया की 40% आबादी प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विश्व स्तर पर जो है धरती का 5वां हिस्सा यानी 2 अरब हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि खराब हो चुका है ना, जिसमें सभी 2 अरब हेक्टेयर भूमि खराब हो चुका है, जिसमें सभी कृषि भूमि का आधे से ज़्यादा हिस्सा शामिल है। इनमें करीब 3.2 अरब लोग की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जो कि वैश्विक आबादी का 40% है। ये डाटा वाला चीज़ है, ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, ये वाला। ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं साइड में। ये है कहीं मेंस परीक्षा जीएस का लिखेंगे, जीएस का पेपर लिखेंगे तो उसमें ये सब डाटा अगर देते हैं तो आपका आंसर है ना आकर्षण वाला होगा। ठीक है, अगर हम मिट्टी के प्रबंधन के तरीके को नहीं बदलते तो 2050 तक 90% से भी ज़्यादा ज़मीन सूखे की चपेट में आ सकती है। ये तो चिंता की बात है, इसलिए ये ज़रूरी है इस पर ध्यान आकृष्ट करना। अब देखिए, जो बाइडेन प्रशासन ने H1B वीज़ा पर ट्रंप काल की नीति को पलटा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। H1B वीज़ा से भारत भी प्रभावित होता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, वैसे न्यूज़ को जरूर देखिए जिससे कि भारत प्रभावित होता है। तो जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, H1B वीज़ा क्या होता है इसको पहले समझिए। H1B वीज़ा होता है वैसे IT प्रोफेशनलों को दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, जो कि अलग अलग देशों से वहाँ पर नौकरी करने आते हैं। ठीक है, IT प्रोफेशनल जो होते हैं उनको। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो इस वीज़ा को समाप्त करने का नीति था उनका, तो दूसरे देशों के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहता था, इसलिए H1B वीज़ा पर वो रोक लगाया था। 2018 में जो ही रोक लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, लेकिन जो बाइडेन जो है चुनावी घोषणा में इसको रद्द करने की घोषणा उन्होंने की थी चुनावी भाषण में। तो जैसे ये राष्ट्रपति बने तो इस चीज़ को वो अभी न्यूज में आया है कि वो हटाना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो H1B वीज़ा क्या मैं समझा चुका हूँ, है ना। IT प्रोफेशनलों को अमेरिका अपने यहाँ आने के लिए वीज़ा देता है नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला देखिए, इकोनॉमी को दम, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 600 अरब डॉलर के पार। देखिए, किसी भी देश के अंदर में अगर विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा है तो उस देश का शक्ति अधिक माना जाता है, क्योंकि जो है ना वो मंदी में नहीं जा सकता, उसको आर्थिक रूप से उसको नुकसान नहीं हो सकता। चूँकि है क्या है कि जिसके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो उतना ही दूसरे विदेशों से आयात अच्छे तरीके से जो चाहेगा वो आयात कर सकता है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार का जो आकलन होता है वो डॉलर में होता है ना, डॉलर में होता है। और इसका जो है आंकड़ा कौन देता है, तो आरबीआई देता है। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब होता है, मान लीजिए दुनिया में जितना भी देश है सभी देशों के करेंसी इंडिया में है, इंडिया के पास है, तो उन सारे करेंसियों का डॉलर में जो मूल्य होगा, डॉलर में जो भी मूल्य होगा वो भारत का अपना जो होगा। मान लीजिए दूसरे कंट्री का करेंसी है, अलग अलग करेंसी है, पाउंड है, अलग अलग करेंसी हर देश का है। हर देश का करेंसी भारत के लोग कमा करके लाए हैं, तो उसका जो मूल्य डॉलर में क्या होगा, वो मूल्य निकालने के बाद जो है वो वही जो है कहलाता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा भंडार में और भी चीज़ होते हैं, जैसे वो तो हो ही गए विदेशी करेंसी जो कि भारत के द्वारा अर्जित किया गया है वो, और साथ ही साथ स्वर्ण भंडार होता है वो, और साथ ही साथ IMF में जो भारत की हिस्सेदारी है, जो जमा है भारत का अंश, वो भी विदेशी मुद्रा भंडार की गिनती में आता है। ठीक है, तो ये जो है पिछले बार के बनस्पत 100 अरब डॉलर बढ़ गया है। इसका मतलब है कि भारत का स्थिति ठीक है विदेशी मुद्रा भंडार में। पिछले बार जो है लगभग 500 समथिंग था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, यहाँ लिखा दिया भी नहीं है इसमें। 500 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा था, है ना, 5 जून वर्ष
पिछले वर्ष 5 जून में 500 अरब डॉलर से समथिंग कुछ ऊपर था, लेकिन इस बार क्या हो गया है 605.008 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, 605। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कुल कितना है, तो 605 अरब डॉलर, जो कि पिछले बार के बनिस्बत लगभग 100 अरब डॉलर अधिक है। ठीक, ये है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और क्लाइमेट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा। देखिए ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। ये क्या कदम उठाया गया, तो 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष जो है उसको हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया। तो हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया, इसका मतलब है कि उस पेड़ को कोई काट भी नहीं सकेगा, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा, और कोई काटेगा या नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसको जेल हो सकता है उस कानून के तहत, है ना। ये है, तो इस तरह से वृक्षों के संरक्षण के लिए अहम फैसला है। महाराष्ट्र की प्रधान सचिव पर्यावरण वाला जो सचिव है मनीषा पटनायक ने सरकार कहती है कि मंत्रिमंडल द्वारा किया गया निर्णय बहुत ही अहम है। इसमें क्या है, इस शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 812 एकड़ सहित क्षेत्र वन विभाग एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को सौंपने का निर्णय लिया था। इसमें क्या है, देखिए कोरोना की महामारी के दौरान जब मनुष्य को ऑक्सीजन का महत्व बड़ी शिद्दत से पता चल चुका है, पर्यावरण में असंतुलन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक हफ्ते के अंदर ही दूसरा बड़ा निर्णय लिया। अब महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज मतलब धरोहर का दर्जा देकर संरक्षण किया जाएगा। प्रथम तो इन वृक्षों को काटने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी, और यदि अनुमति दी भी गई तो आवेदनकर्ताओं को इन वृक्षों को काटने की भरपाई स्वरूप काफ़ी कड़े नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, यही चीज़ है इसमें। ऐसे वृक्ष काटे तो बदले में लगाए पौधों को 7 साल रखना होगा संरक्षित, है ना, ये चीज़ है। तो वृक्ष हेरिटेज, इसमें बस आपको ये देखना है कि किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों के 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को धरोहर का दर्जा दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, तो महाराष्ट्र ने। ठीक, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करे बंगाल, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये केंद्र सरकार का योजना है। इस योजना के तहत क्या है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसको वहाँ का कार्ड है ना, जिस कार्ड के तहत जो है उसको राशन मिलता है, राशन कार्ड जिसको कहते हैं। अब राशन कार्ड अब चला गया दूसरे राज्य में वो नौकरी पेशा करने, तो अब तो वहाँ पर तो उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो यही वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार का योजना था कि इसमें जो है किसी भी राज्य का आदमी हो, राशन कार्ड लेकर के वो किसी अन्य राज्य में रह रहा हो, तो वहाँ भी उसको उसी कार्ड से जो है राशन मिलेगा। तो इस तरह का जो है ये योजना केंद्र सरकार की ये लागू हो चुका था। मतलब आपसी, है ना, तालमेल के साथ राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ा जो है बैठा करके केंद्र सरकार इस तरह का चीज़ों को लागू कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस योजना को लागू ममता बनर्जी सरकार ने नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है फटकार लगाया है, कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करे बंगाल, है ना। तो ये चीज़ है। तो बस आज के इसमें इतना ही। ये 12 जून का जो है न्यूज़पेपर था, इसमें दैनिक जागरण, ये जो अभी देखें नीचे का जितना भी न्यूज़ सब दैनिक जागरण का था, और ऊपर का जो देखें वो हिंदुस्तान का था। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।